मैं हमेशा इस बात को अपील करता रहा हूँ, खासकर झारखंड के नौजवानों के बीच में, कि नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, राजनीति से संबंध बनाना पड़ेगा और राजनीति का बेहतर नेतृत्व करना पड़ेगा। राज्य सरकार अपने पीछे कृत जो काम, जो बजटीय जो व्यवस्था थी और जिस बजट के ऊपर जो ये एक उंगली उठाना और आईना दिखाना दोनों होता है कि आप इससे किसी कोई अगर एक दल के मैं दल के हैसियत से मैं अगर आपको ये कहता हूं कि आपने इस फंड का दुरुपयोग किया है, तो ये हो सकता है कि दलीय आधार पर ये बातें कही जा रही है, लेकिन तथ्य के साथ ये जो आता है, तथ्य के आधार पर वो बातें करते हैं। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन वो आपका डाटा पेश करते हैं। राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं, और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे। प्रारंभ काल में सरकार के एक चिट्ठी भी आमजन का आता था तो उस चिट्ठी का जवाब जाता था। आज के दिन में कोई पदाधिकारी से लेकर सरकार के लोग फोन उठाना भी दायित्व नहीं समझते हैं। आज पार्टी मुख्यालय में मैं पार्टी के एक मिलन समारोह में आज मैं अपने बीच डॉक्टर रोहित कुमार महतो जी का, मैं विभोर जी का, राकेश जी का, कृष्णा जी का, पवन जी का, बुलंद जी का और मनोज जी का, जो आज यहाँ पर शख्स बैठे हुए हैं, ये अपने अपने प्रोफेशनल में इन्होंने खासकर पीएचडी करके बीएचयू से यहाँ पर आए। साथ में हमारे साथी विभव जी ने भी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में काम किया है, वो पढ़ाई की है उन्होंने। हमारे दोनों छोटे भाई, इन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की है और आपका केमिकल में इंजीनियरिंग की है। और ये एक बेहतर उच्च स्तरीय शैक्षणिक अनुभव लेकर आज सोशल इंजीनियर के क्षेत्र में इनका आज प्रवेश हो रहा है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमेशा इस बात को अपील करता रहा हूं, खासकर झारखंड के नौजवानों के बीच में, कि नई पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा, राजनीति से संबंध बनाना पड़ेगा और राजनीति का बेहतर नेतृत्व करना पड़ेगा। आज जो शख्स यहाँ पर हैं, इनके लिए इनकी शैक्षणिक योग्यता, इनके लिए और इनके परिवार के लिए निश्चित रूप से एक पूंजी, लेकिन इन्होंने स्वतः आज निर्णय लिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं अपने और अपने परिवार के लिए नहीं, मैं इस प्रदेश के लिए आजसू के प्लेटफॉर्म से नेतृत्व देना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं, मैं राज्य की सेवा करना चाहता हूं। स्वेच्छा से इस निर्णय के लिए मैं साधुवाद देता हूं। और मैं जिस स्पर्धा की बात करता हूं राजनीति में, उस स्पर्धा के लिए सबसे बेस्ट अनुभव होगा इनका, क्योंकि आपका एक व्यक्तिगत शैक्षणिक अनुभव और फिर पॉलिटिकल अनुभव, जब दोनों का समावेश होगा, दोनों में मिलाप होगा, जब दोनों चीजें साथ में चलेंगी तो एक बेसिक आधार के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसे डॉक्टर साहब का, जैसे इनका कृषि के क्षेत्र में एक बेहतर अनुभव रहा है, खेती और खेती के संदर्भ में जो पारंपरिक खेती हमारी रही है, उससे आगे इस राज्य में किसानों के साथ विकल्प क्या हो सकता है, मुझे लगता है उस क्षेत्र में इनका बेहतर चिंतन मंथन हो सकता है। खेती को हम बिजनेस के रूप में कैसे आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये अच्छा बिजनेस कैसे दे सकता है। खेती का और किसान का भी स्वरूप बदला है। हम पहले कहते थे कि धोती कुर्ता में हमारे किसान नजर आते हैं, उनका एक वेशभूषा, स्थायित्व वेशभूषा था, लेकिन आज के दिन में अब जींस पहनने वाले भी खेत में काम करके एक बेहतर किसान खुद को साबित कर रहे हैं और एक बेहतर इनकम अपने अपने परिवार के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये एक समय के साथ जो वातावरण बना है और समय के साथ जो चीजें बदल रही है राजनीति में, ऐसे इस माहौल का मुझे बहुत इंतजार था। मैं स्वागत करता हूं कि आए और खुल के सामाजिक रूप से लोगों के साथ जुड़े। सार्वजनिक जीवन को थोड़ा समझना पड़ता है, सार्वजनिक जीवन बहुत आसान नहीं है, उसको समझना पड़ता है। और अगर इन्होंने दिल से इच्छा रखी है कि आजसू के बैनर में हम सब के लीडरशिप में ये काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे,
तो आजसू हमेशा लीडर तैयार करती है, प्लेटफॉर्म देती है। अब इनको इनकी क्षमता के आधार पर प्लेटफॉर्म देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ये नवीन सोच, जो नई सोच आई है, ये इस राज्य के लिए दूरगामी परिणाम देने वाले नेतृत्व रहेगा। मैं इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि आइए इस राज्य में फिर से एक नवीन सोच को गढ़ने में, एक नई लीडरशिप को आगे ले जाने में हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं इस साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पार्टी ने, जैसे आप सभी लोगों के सामने हम सभी लोगों ने चुनावी परिणाम के बाद पार्टी महासभा के माध्यम से जो निर्णय लिया है कि पार्टी का विस्तार का कार्यक्रम और पार्टी का सबसे निचला इकाई ग्राम कमेटी को फिर से दुरुस्त और पुनर्गठन करने का काम प्रदेश भर में चलेगा। आज दक्षिण छोटानागपुर के जो पदाधिकारी हैं जिन्हें इस अभियान में काम करना है, वो पदाधिकारियों की आज संयुक्त बैठक अभी थी और इस बैठक में आने वाले 7 दिन के अंदर में 9 तारीख तक में हम लोग ने इसको चरणबद्ध रूप से आगे ले जाने की तैयारी की। प्रखंड स्तर के जो प्रभारी बनेंगे उनके साथ 9 तारीख को दक्षिण छोटानागपुर के पदाधिकारियों के साथ हम बैठक करेंगे। अभी प्रमंडलीय बैठक चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। एक केवल संथाल परगना हमारा छूटा हुआ है, संथाल परगना भी हमारा डेट आज आ जाएगा और उसको करने के बाद हम सीधे फिर नीचे आएंगे, ब्लॉक लेवल के पदाधिकारी को चयन करके उनके साथ फिर हम लोग आगे पंचायत और गांव तक कैसे जाए, ये तैयारी हमारी है, उसी की समीक्षा। बजट सत्र चल रहा है, मुद्दे उठ पा रहे हैं, कैग की रिपोर्ट आई है सर, कैग की रिपोर्ट पर क्या कहेंगे? सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट आती है, वो मूल्यांकन करते हैं कि राज्य और राज्य कोष का उपयोग और दुरुपयोग पर फोकस रहता है कि जिस मद पर, जिस उद्देश्य के साथ जो फंड हम राज्य कोष के लिए एकत्रित करते हैं या उसका खाका तैयार करते हैं, उसका उपयोग जनउपयोगी कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया, उसका एक बेसिक मूल्यांकन करके आपके सामने रख रहे हैं। आज भी एक मूल्यांकन उनका आया है पीसी के माध्यम से, कल जरूर उन्होंने बताया होगा। अब ये आईना है राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार अपने पीछे कृत जो काम, जो बजटीय जो व्यवस्था थी और जिस बजट के ऊपर जो ये एक उंगली उठाना और आईना दिखाना दोनों होता है कि आप इससे किसी कोई अगर एक दल के मैं दल के हैसियत से मैं अगर आपको ये कहता हूं कि आपने इस फंड का दुरुपयोग किया है, तो ये हो सकता है कि दलीय आधार पर ये बातें कही जा रही है, लेकिन तथ्य के साथ ये जो आता है, तथ्य के आधार पर वो बातें करते हैं। उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं, लेकिन वो आपका डाटा पेश करते हैं। बेसिक डाटा आपका आ गया है। हम सरकार की बातों को हम लोग महामहिम के माध्यम से किताब में जो तैयार करते हैं वो वहां पर हाउस में आता है और उसको पढ़ा जाता है, सरकार के संकल्पों को पढ़ा जाता है। लेकिन सरकार के संकल्प में सरकार कहाँ खड़ी है, ये रिपोर्ट आपको बताता है। सर, राज्य में विपक्ष के रोल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है सदन में भी और सड़क में भी पक्ष के सामने कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि चाहे जैक में जो पेपर लीक हुआ या फिर जो हजारीबाग में हिंसा हुई या फिर जब दिल्ली में महादुष्कर्म हुआ, इन सभी मुद्दों को विपक्ष ना तो सदन में उठा पा रहा है अच्छे से, ना ही सड़क पर कोई कुछ कर पा रहा है। आप भी विपक्ष में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस चीजों को लेकर? देखो, इस राज्य में विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है, विपक्ष के लिए मुद्दा पड़ा हुआ है और विपक्ष के लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। इश्यूज ये है जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे इश्यूज राज्य को कमजोर करते हैं। कभी कभी हम लोग राजनेता के रूप में केवल ये आकलन करने लगते हैं कि मैं अपना वो गलती करे और मैं गलती पर केवल मैं बात करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। लेकिन जो सत्ताधारी हैं, जो सत्ता चला रहे हैं, उनकी जवाबदेही कितने दूर की है, ये बहुत मायने रखता है। राज्य की एक छोटी घटना, आपराधिक घटना कुछ भी घटता है, उसमें उनका वेदना है कि नहीं, ये बहुत मायने रखता है कि सरकार में और सरकार चलाने वाले में राज्य के आम लोगों के लिए वेदना बनी रहनी चाहिए। और जो घाटा होता है, जो नुकसान होता है, जो नौजवानों का नुकसान होता है, उनके समय का नुकसान होता है, उनकी तैयारी का नुकसान होता है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन सर जेएमएम ये मानने को तैयार नहीं है कि कैग रिपोर्ट जो है वो ईडी और सीबीआई की तरह है, यानी कि ये संवैधानिक एजेंसियां जो हैं वो उनके लिए कार्य करती हैं, केंद्र के लिए कार्य करती हैं, यानी कि इस रिपोर्ट को वो सही नहीं मानते। सभी चीज को बांट के नहीं देखा जा सकता है। आप कल अदालत को भी बोल सकते हैं कि अदालत ने आपको अगर कोई नुकसान कर दिया तो वो केंद्र के हो गए और हम हो गए चूंकि स्टेट के हैं, आपको मैं इसीलिए मेरे ऊपर कुछ भी हो रहा है, इसलिए मेरे ऊपर आरोप मढ़े जा रहे हैं। ये मुझे लगता है ये देखने का तरीका, बात बोल के आप निकल सकते हैं अपनी बात दल के रूप में। आजकल कोई तो नाप तोल नहीं है, आप कोई बात बोल के निकल जाइए, अखबार में वो चीजें सुर्खियां बन सकती है। लेकिन वास्तविक राजनीतिक चरित्र होता है, एक जो होता है ना पॉलिटिकल कैरेक्टर, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है इस चीजों से। अरे इसके आपके पॉलिटिकल चरित्र का कमजोर होना मतलब आप कमजोर नहीं हो रहे, आप बेसिक चीजों को कमजोर कर देते हैं जिस भरोसे से ये पूरी राज्य की व्यवस्था टिकी हुई है। सर, मुद्दा उठा है
अच्छा, पहले से ही उठता रहा है और लगातार ये जो बीजेपी के जितने विधायक हैं, विपक्ष के विधायक, वो उनका आरोप है कि जो थाना हो, चाहे वो अंचल हो या फिर कहीं, अधिकारी बात नहीं मानते हैं और नीचे से ऊपर तक जो है करप्शन। और कहा जा रहा है कि इस पर एक विधायक जो है उन्होंने ये भी कह दिया कि नक्सल के समय जो है वो लोग घूस लेने की हिम्मत नहीं रखते थे। अब ये स्थिति क्यों है? आप उसको किस तरीके से? देखो, राजनीति में पदों की गरिमाएं घटी है, ये तो आप जान रहे हैं, और इसको घटाने वाला कोई और नहीं होता है, हम ही होते हैं। समय के साथ जैसे जैसे इसके वैल्यूज को कम करते जाएंगे, राजनीति में आपके वैल्यूज कम होते जाएंगे। पद है, विधायक एक साधारण पद तो है नहीं, एक बड़ी जनसंख्या से एक बड़ी आबादी का विश्वास जीत के लोग आते हैं। पार्लियामेंट मेंबर भी उसी रूप से जाते हैं, सरकारी भी एक बड़ी जीत के साथ जाती है। लेकिन कभी कभी सरकार और बैठे लोग, कभी कभी जैसे आप अभी प्रतिनिधि हैं तो आप मुखिया जैसे पदों में बैठे लोगों की शक्तियों की अवहेलना करेंगे। आप हमेशा एक दूसरे की, ये शक्ति का ये विकेंद्रीकरण सही ना होने से हर कोई शक्ति के ऊपर बैठे रहना चाहता है, तो विकेंद्रीकरण नहीं होता है। विकेंद्रीकरण आपके काम को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण होता है। एक्ट करना, किसी विषय को सामने लाना, जैसे आपने कहा कि विधायक ने किसी इश्यूज को रखा या विधायक के इश्यूज को शायद सरकारी पदाधिकारी सुन नहीं रहे, तो ये होता है सरकार के ऊपर। सरकार कितना दायित्ववान बना रही है जनप्रतिनिधियों के प्रति, सरकार को और सरकार के मुलाजिमों को, ये बहुत मायने रखता है। ये पूरा इसकी जिम्मेदारी सरकार का है कि सरकार का वो कोई विधायक या एमपी केवल मात्र नहीं है, वो सरकार के जनता के प्रतिनिधि है। एक मुखिया जनता के प्रतिनिधि है, एक प्रमुख जनता के प्रतिनिधि है, एक जिला परिषद जनता के प्रतिनिधि है। जनता के प्रतिनिधि के प्रति अगर सरकार का अगर ये स्वरूप सामने आ जाए कि आप केवल सरकार मतलब केवल 12 कैबिनेट में बैठे हुए लोग या उसका मुखिया ही सरकार होता है, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो सिस्टम, ये अलग अलग स्तर पर जो चुनाव के माध्यम से आने वाले जनप्रतिनिधि, इनका कहीं ना कहीं अनदेखी मात्र नहीं होगा, बल्कि इस पद का जो शक्ति है या पद का जो दायित्व दिया जाता है वोट के माध्यम से जनता देती है, उसका कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं और उसकी गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। तो यही गरिमा आज गिरा हुआ है। आप ये नित्यदिन हो रहा है, मैं हमेशा इसको देखता हूं और मेरी चिंता बनी रहती है कि ये बनी रहनी चाहिए, ये कि विधायक अपने दायरे को समझे, उनकी सोच में वो दायरा भी होना चाहिए कि मेरी शक्तियां क्या है, और अगर दायरा है तो उसके ऊपर उसको काम करने का या उनकी बातों को, जो बातें जनहित की हैं, उनको सुनने का निश्चित रूप से सरकार के कर्मचारी या पदाधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। सर, बालू की समस्या सदन में लगातार कहा जा रहा है, वाकई लग रहा है कि समस्या है, सरकार तो इसे उस तरीके से ले नहीं रही है गंभीरता से। भाई सरकार तो आपको दिखा रही है, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ, 5 साल तक कोई टेंडर नहीं हुआ। कोई अगर लाके बता भी रहे हैं तो उसे सीधे खारिज कर देना, शायद इसकी फितरत है, उनको लग रहा है कि सरकार में है, जो मैं खारिज कर दिया यही सब ठीक है। नियम कानून कोई मायने नहीं रखता है। कई विधायकों की शिकायत रही है कि सब जवाब जो है वो सही नहीं आ रहा है, जवाब से संतुष्ट नहीं है। देखो, मैं बाहर हूं लेकिन मैं इस चीज को फील किया हूं। पहले क्वेश्चन आने का कि कौन क्वेश्चन आना चाहिए विधानसभा में, और विधानसभा के बाद मैं अभी 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था कि पहले सरकार में हम लोग रहे, प्रारंभ काल में सरकार के एक चिट्ठी भी आमजन का आता था तो उस चिट्ठी का जवाब जाता था। आज के दिन में कोई पदाधिकारी से लेकर सरकार के लोग फोन उठाना भी दायित्व नहीं समझते हैं। वहां पर उठने वाला प्रश्नों का आप देख लो, उनके रिपोर्ट्स को आप देख लो, कितना कारगर हो पाता है, इश्यूज कहां खत्म हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आप 2-3 विधानसभा के 2-3 सत्र का आप निकाल लीजिए, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है, एक क्वेश्चन 10 बार आ जाता है। और विधायक की मजबूरी होती है कि केवल चूंकि जनता के लिए, जनता ये देखे कि हम इस विषय को उठाएं कि नहीं उठाएं, इसके लिए केवल क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, और जवाबदेह जो पार्ट है, जो सरकार है, उस पर कोई अमल नहीं करती। विधायक जी भी इसमें खुश हो जाते हैं कि हमने उठाया, आप देख लो अखबार में आया, हमने इसका बात कहा था, और सरकार भी हो जाती है मैंने तो इसका जवाब दिया। मैं ऐसे कई उदाहरण है जो मैं कभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। अभी हाउस लंबा चलेगा, हम बजट का इंतजार कर रहे हैं, हम बजट में देखना चाहते हैं कि बजट में ये गठबंधन हमारा जो इधर सरकार सत्तासीन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के, वो सारे वायदों को मैं बजट में देखना चाहता हूँ। अगर वो उनका दुर्गामी कोई जनता के किए गए वायदों के साथ बजट का
अगर तालमेल कहीं पर है तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, और नहीं है तो उसकी भी चर्चा करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, सदन चल रहा है, एक मजबूत विपक्ष का होना जो नहीं कर सकते, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है, क्या लग रहा है कि मुद्दे उठ पा रहे हैं उस तरीके से जो जैसे उठने चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि हाउस में उसका रोल बहुत बड़ा है, विपक्ष नेता का बहुत बड़ा रोल है, और ये कई समय से इतना गैप रखा नहीं जाना चाहिए। सर, स्थानीय आधारित नियोजन नीति का मुद्दा आजसू के लिए अहम रहा है, आगामी दिनों में उसे उठाने का कार्य करेंगे सड़क से लेकर के। मैं वही कह रहा हूँ, केवल उठाने का काम नहीं है, हम लोग ने इसीलिए कहा है कि पूरे राज्य में ये अगर विषय है तो हाउस में केवल 2, 4, 5 प्रतिनिधि लगातार, मेरे जो प्रतिनिधि रहे हैं, हम लोग लगातार इस इश्यूज को प्राथमिकता दी है। कई लोग इस इश्यूज के साथ विधायक भी बन गए, लेकिन ये प्राथमिकताएं आखिर गौन हो जाती है, ये प्राथमिकताएं अब ठंडे बस्ते में चली जाती है। लेकिन हमारे लिए इस राज्य का मूल आधार है, परिचय का मूल आधार है, और इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा करेंगे।